तब राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो अभी तो बिहार में आप लोगों के उधर हमारे घर की तरफ चुनाव है और पूरा चुनावी माहौल टाइट होगा, ये तो हर किसी को पता है। कोई नीतीश का झंडा ढो रहा होगा, कोई लालू का झंडा ढो रहा होगा, तो कोई मोदी का झंडा ढो रहा होगा। और बिहार के लोगों की यही झंडा ढोने में ही जीवन कट रही है। आधा जीवन बिहार के लोगों के रेल में कटती है तो आधा जीवन रैली में कटती है, और बिहार के लोग सुधरते नहीं है। बताओ कब सुधरोगे भाई, कब सुधरोगे? कब इन दोगले नेताओं से अपने रोजगार के लिए बात करोगे? कब इनसे रोजगार मांगोगे? कब इनसे शिक्षा मांगोगे? कब इनको घूस के लिए अपने मेहनत के खून पसीने की कमाई इनको घूस में देते रहोगे? ये नेता दीमक की तरह है जो हमारे मेहनत की खून पसीने की कमाई हमारे पॉकेट में हाथ डाल के निकाल रही है। इसलिए किसी नेता का, किसी दल का झंडा नहीं ढोना है। हमें नेता चुनना है इस बार के विधानसभा के चुनाव में, ना कि दामाद चुनना है। और नेता सिर्फ 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, 20 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए नहीं। 20 वर्षों 15 वर्षों के लिए दामाद चुना जाता है। मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस बार नेता चुने, अपने लिए रोजगार जो नेता दे उसे चुने, जो हमारे लिए अच्छी एजुकेशन सिस्टम बना के दे उसे चुने, न कि दामाद चुने। ये तो पता नहीं इन नेताओं ने हमारे बिहार के लोगों को, हमारे पूर्वजों को किस तरह से मानसिक रूप से आप लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। एक समय में अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बनाए थे, वो बंधक बनाए थे, मतलब हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। और सेम यही हाल अभी इन नेताओं ने हम बिहार के लोगों को बना कर रखा। हमको मानसिक रूप से, मेंटली वो गुलाम बना के रखा हुआ है। तब ना हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, हमें रोजगार नहीं मिलती है, तो हम उसके लिए नहीं आवाज़ उठाते हैं। और गांव में ऑर्केस्ट्रा की नाच होती है तो एकदम पूरी भर रात खड़े होके, एक पैर पे खड़े होके नाच देख लेते हैं। लेकिन हमें रोजगार नहीं मिलती है, पढ़ाई नहीं मिलती है, तो उसके लिए हम बात नहीं करते हैं, उन नेताओं से सवाल नहीं पूछते हैं। जब तक इन नेताओं के मन में ये डर नहीं होगा, उनके मन में ये डर नहीं बैठेगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें जनता हमारे पिछवाड़े पर लात मार के बवासीर उखाड़ के सत्ता से हमको बाहर कर देगी, तब तक ये नेता ऐसे ही हम लोगों को गुलाम, मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखेगा और हमारे लिए काम नहीं करेगा। कभी राशन कार्ड में घुस लेगा, कभी इसमें घुस लेगा, कभी उसमें घुस लेगा। बिहार में नेता आते हैं तो ये नहीं बताते हैं कि भाई तुम्हें रोजगार कब मिलेगी, तुम बिहार छोड़ के बाहर जाना कब बंद करोगे, ये कोई नहीं बताता है। तुम्हें अच्छी पढ़ाई व्यवस्था तुम्हारी कैसे सुधरेगी, इस पे कोई नहीं बात करता है। जो भी नेता आता है बोलता है मैंने तुमको ये ट्रेन दे रहा हूँ, इसमें बैठ के बोरियों की तरह बैठ के, भेड़ बकरियों की तरह बैठ के तुम बिहार से बाहर जाओ, गुजरात में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, लोहा पीटो, 10,000 में अपनी हड्डी गलाओ। लेकिन ये बात कोई नेता नहीं बताता है कि पलायन कब रुकेगी। अब बहुत हमारी बात सुन करके लोगों को लग रहा होगा अरे पढ़ो लिखो नौकरी लो। अरे भैया मेरे बुद्धिजीवी लोग, नौकरी लेना, सरकारी नौकरी कोई सिर्फ रोजगार नहीं बोला जाता है। ये सरकारी नौकरी का प्रचलन यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड और राजस्थान और ये हरियाणा, इन 5-6 राज्यों में ही सरकारी नौकरियों के पीछे लोग भागते हैं। इन 5-6 राज्यों के अलावा अदर कोई भी स्टेट सरकारी नौकरी को खुद के लिए घाटा का सौदा समझते हैं, घाटा समझते हैं खुद के लिए। ये बात है। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी लो, सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार का जरिया नहीं है। सरकारी नौकरी भी रोजगार का जरिया है, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर से अच्छी है और उससे अच्छी रोजगार मिलती है प्राइवेट सेक्टर से। और प्राइवेट सेक्टर हमारे बिहार में कुछ है नहीं। और ये है इसलिए नहीं कि हम लोग वोट इसलिए देते हैं कि हमारे जात का कौन है, हमारे धर्म का कौन है, हमें मुर्गा भात कौन खिला रहा है, हमें दारू कौन पिला रहा है, इसलिए वोट देते हैं। इसलिए इस बार के चुनाव में आप लोग ये गांठ बांध ले, इस बार वोट उसी को दूंगा जो हमें बिहार में ही रोजगार देगा, जो हमें बिहार में ही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करके देगा।
ये बात है। और आप लोग पता नहीं किस तरह से इन नेताओं ने मानसिक रूप से हमारे बिहार के लोगों को गुलाम बना रखा है। अभी रैली आ रही है, कोई मोदी जिंदाबाद बोलेगा, कोई नीतीश जिंदाबाद बोलेगा, तो कोई तेजस्वी जिंदाबाद बोलेगा। ये सब के सब बेकार है। तो कोई प्रशांत किशोर जिंदाबाद बोलेगा। किसी की झंडा ढोने की जरूरत नहीं है। ये कोई भी नेता हमारे घर की खर्चा को नहीं चलाता, हमें 2 वक्त की रोटी नहीं देती है। ये मांगने वाले लोग हैं, हमसे मांगते हैं और हमसे मांग के 5 साल में ये करोड़पति हो जाते हैं और हमारी स्थिति और बद से बदतर हो जाती है। हमें विभिन्न कार्यों के लिए इन लोगों को घूस देना पड़ता है, इनके आगे पीछे घूमना पड़ता है। बताओ, मांगने वाला के पीछे हम वोट के इलेक्शन के बाद हम घूमते हैं, जो कि हमारे पीछे उनको घूमना चाहिए। जब तक भाई अपनी वोट की ताकत को नहीं समझोगे, अपनी स्थिति परिस्थिति को नहीं समझोगे, अपनी एक वोट की कीमत क्या होती है इस बात को नहीं समझोगे, तब तक ये दोगले नेता लोग ऐसे ही करते रहेगा। ना रोजगार क्रिएट करेगा बिहार में, ना अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करके देगा हमारे लिए, ऊपर से हमसे हर एक चीज में घूस लेगा ये। अरे भाई, किसी को घूस क्यों देना? वो हमारे हक की चीज है, वो हमारा नाम है, वो हमारे हक की चीज है, वो डायरेक्ट हम तक पहुंचना चाहिए। हम घूस क्यों देंगे किसी को? आप बताओ, क्यों घूस देंगे हम? जब वो हमारी हक की चीज है तो हमें क्यों नहीं डायरेक्ट मिल सकता है? हमें दूसरे की जरूरत क्यों लेनी है? दूसरे की जरूरत इसलिए लेनी पड़ती है कि दूसरे जिन प्रतिनिधियों को हमने चुन के अपने पार्लियामेंट में, असेंबली में अपने ऊपर रखा है, जिनको मैंने ये प्रतिनिधित्व दिया है, वो आदमी सही नहीं है, इसलिए हमें घूस देना पड़ता है। बात ये है, जब तक सही लोग हमारे शासन में, हमारे सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और बिहारियों को, अभी महाराष्ट्र में बिहारियों को भाषा के नाम पे जलील किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है उसके वहाँ के लोगों को। और नीतीश कुमार से पूछो सवाल, अभी सत्ता में नीतीश कुमार है, भाजपा है, उनसे पूछो सवाल तो वो बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते हैं कि हाँ तुम लोगों को बिहार में ही रोजगार देंगे, वो ये बोलते हैं कि हाँ तुमको एक और ट्रेन दे रहे हैं, तुम इसमें बैठ के तुम जाओ गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे लोहा पीटो, वहाँ के लोगों से गाली गलौज सुनो। ये बोलते हैं ना कि ये कहते हैं कि हम यहीं पे तुमको इंडस्ट्री लगा के देंगे, यहीं पे तुमको सारी व्यवस्था करके देंगे, अच्छी पढ़ाई करके देंगे। ये बात कोई नेता नहीं बोलता है। इस बार जो नेता इस बात को बोलेगा हम तुम्हें यहीं बिहार में ही रोजगार देंगे, बिहार में ही अच्छी पढ़ाई व्यवस्था करके देंगे, उसे ही वोट करना है। मेरा तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। बाकी आगे आप लोगों की मर्जी, मुर्गा भात खा के वोट दीजिए या 500 रुपया ले के वोट दीजिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारे से जो सीनियर लोग हैं, उन लोगों से तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने बहुत पिछले, आप लोगों का एक तरह से मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव पे है, और हम लोगों की एक टाइम अभी आ रही है। हम लोग युवा लोग हैं, आप लोगों का जो हुआ सो हो गया, बाकी हम लोगों का टाइम आ रहा है। इसलिए तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी उसी कैंडिडेट को, उसी प्रतिनिधि को अपना अमूल्य मत दे, जो आपके लिए बिहार में रोजगार दे, जो आपको बिहार में अच्छी एजुकेशन सिस्टम दे, जो आपको अच्छी हॉस्पिटल की सुविधा दे, जो आपको अच्छी सड़कें दें। अब कोई बोलेगा हाँ भाई बिहार में तो हुआ है सुधार, हुआ है, ये मैं भी कहता हूँ हुआ है, लेकिन ये सुधार में जितना टाइम लगा है ना, 20 साल किसी भी सत्ताधारी के लिए बहुत पर्याप्त समय होती है, बहुत ज़्यादा समय होती है। 20 साल में सिर्फ रोड बनाना और बिजली पहुंचाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है 20 साल से सत्ता में रहने के बावजूद। जहाँ 20 साल अगर गवर्नमेंट किसी की रहती है ना लगातार, वहाँ का कायाकल्प हो जाता है, वो स्टेट डेवलप स्टेट के श्रेणी में आता है, आना चाहिए। ठीक है, यही बात है। बाकी अभी फेस्टिवल का समय है, दशहरा आ रहा है, छठ आ रहा है, तो आपके गांव में कुछ हो या ना हो, ये दोगले नेताओं से आएंगे, यहाँ पे वहाँ पे नाच करवाएंगे, ऑर्केस्ट्रा नचवाएंगे। अरे भैया, तुम जो 50,000 60,000 का नाच करवा रहे हो, तुम 50,000 60,000 का कोई गवर्नमेंट पब्लिक यूज करने के लिए कोई चीज़ बनवा दो, जिसको पूरा
वो लोग भी यूज करेगा। जो अभी तुम सत्ता में नहीं रहोगे तो भी लोग यूज करेगा, तो और तुम सत्ता में रहोगे तो भी वो लोग यूज करेगा। इसलिए इन नचनियों, नाच करवाने वाले नेताओं से, ऑर्केस्ट्रा करवाने वाले नेताओं से हमेशा दूर रहें और इनको दोहराएं। आपके वोट की कीमत, आप अपनी वोट की कीमत सही लगाएं और अपने लिए रोजगार, पढ़ाई, अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी हॉस्पिटल, ये सारी सुविधा जो आपको बिहार में करके दे उसे वोट करें। ना कि हमारे जात का ये है तो हम उसे वोट देंगे, फलाने का जात का वो है तो वो फलाना को वोट देगा। जात पे वोट नहीं देना है और ना ही अपने धर्म पे वोट देना है। जो हम बिहार में रोजगार देगा, शिक्षा देगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करके देगा, जो वहाँ से हम जो पलायन को रोकेगा उसे वोट करना है। बस यही कहना है आप लोगों से, और क्या ही कह सकते हैं। बाकी अभी फूड प्रोसेसिंग यूनिट खाद्य मंत्री चिराग पासवान जी है, गिरिराज सिंह वो भी बिहार से आते हैं, वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनके पास है, कपड़ा मंत्री है। ये इतनी ज़्यादा मिनिस्ट्री हमारे बिहार के लोगों के नेताओं के पास है, लेकिन इन नेताओं ने हमें अभी तक एक भी ना फूड पार्क दिया है, ना ही कोई टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा का कोई उद्योग लगाया है। और जो कि अगर देश के किसी भी हिस्से में फूड पार्क बनेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी या कपड़ा का कोई फैक्ट्री लगेगा, इंडस्ट्री लगेगा, तो इन नेताओं के अप्रूवल के बिना देश के किसी भी कोने में नहीं लग सकता है। वो ताकत है अभी बिहार के नेताओं के पास है, चाहे चिराग पासवान हो, गिरिराज सिंह हो। चिराग पासवान के पास फूड प्रोसेसिंग की मिनिस्ट्री है, वो चाहते थे बिहार में फूड पार्क लगवा सकते थे, वो बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवा सकते थे, लेकिन एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार को नहीं दिया है। पंजाब में 2 दिया है, हरियाणा को दिया है, उड़ीसा को दिया है, लेकिन बिहार में नहीं दिया है। वो इस बात को जानते हैं कि हम बिहार को दे या ना दे, बिहारियों को तो हमें बोरा में भर भर के वोट देते रहेंगे। और बाकी तो मोदी जी आएंगे तो मोदी जी से कह के 1-2 ट्रेन और दिलवा देंगे ये लोगों को। आराम से ट्रेन में भर के भेड़ बकरियों की तरह कुचा के जाएंगे दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, वहाँ गाली सुनेंगे, मारेंगे, जिल्लत सहेंगे और फिर आएंगे, फिर हमें जात के नाम पे वोट देंगे। वैसे ही गिरिराज सिंह है, उसके पास वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, एक भी टेक्सटाइल का कोई कपड़ा का कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं लगाया है यहाँ पे। अदर स्टेट में बिहार के अलावा, बिहार को छोड़कर बाकी हर एक स्टेट में को दिया है, लेकिन बिहार में नहीं दिया है। बता सकते हो ये इतने ज़्यादा दोगले और भ्रष्ट नेता हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, इसने जिस टाइम कोरोना चल रही थी उस टाइम ये भ्रष्ट आदमी दिल्ली में जाके फ्लाइट खरीद रहे थे और बिहारी पैदल देश के अलग अलग हिस्सों से अपने घर को पैदल आने को मजबूर थे। ये भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ बिहारी देश के अलग अलग कोने से पैदल इस कोरोना काल में अपने घर को आए हैं। और ये भ्रष्ट मंगल पांडे उस टाइम दिल्ली में फ्लाइट खरीद रहे थे। इन 2000 करोड़ का इसने एम्बुलेंस घोटाला किया है। अभी आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, आप एम्बुलेंस को 100 कॉल करोगे नहीं आएगा, बता सकते हैं। अभी सीएजी का रिपोर्ट आया, उसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार में जी। मतलब 70,000 करोड़ कहाँ बिहार सरकार ने खर्च किया उसका कोई मापदंड नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। अगर वो 70,000 करोड़ अभी अगर बिहार में रहता और उस 70,000 करोड़ रुपया को अगर बिहार के लोगों को 10,000, 1 लाख, 2 लाख करके किसी को लोन मिलता तो वो उससे अपनी रोजी रोजगार शुरू कर सकते थे। ये 70,000 करोड़ रुपया इतना है, नीतीश कुमार और बीजेपी के शासनकाल में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और ये पैसा हमारा है, आपका है और बिहार के जनताओं का है। इन नेताओं ने लूट के विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। और बोलोगे कैसे हमारा है? ये पैसा हमारा इसलिए है कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे बाइक खरीदे, मोबाइल खरीदे, कपड़ा खरीदे, चावल खरीदे, आटा खरीदे, दाल खरीदे, हर चीज़ में गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। और वो उस टैक्स के पैसे हैं, उस पैसे का इन लोगों ने घोटाला किया है। वो 70,000 करोड़ हम बिहारियों का पैसा है। और ये लोग
दोगले भ्रष्ट नेताओं ने उन 70,000 करोड़ का गबन कर गया, खा गया, लूट के अपने तिजोरी भर लिया। और बिहारी ट्रेन में भर भर के दूसरे स्टेटों में मजदूरी करने के लिए जाने को मजबूर है। बता सकते हो लालू यादव के शासनकाल में 950 करोड़ का घोटाला हुआ था, और ये उससे भी कई गुना ज़्यादा का घोटाला है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन नेताओं को अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने जिला में, अपने पंचायत में घुसने ना दे। जब तक ये आपके लिए बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था ना करे, इनको अपने, ये अभी इलेक्शन का टाइम है, इनको अपने मोहल्ले में घुसने ना दे, अपने गांव में, पंचायत में घुसने ना दे, इनको दौड़ाएं और इनसे एक एक रुपया का 20 साल से 20-35 साल से इसने जितना लूटा है पूरा का हिसाब ले। इनके मन में जब तक ये डर नहीं बैठेगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये बिहार की जनता हमें छोड़ेगी नहीं, हमें लात मार के सत्ता से बाहर कर देगी, तब तक ये नेता ऐसे ही दोगलपंथी करते रहेगा, ऐसे ही हम बिहारियों के साथ करते रहेगा। और हम लोग करते हैं क्या, किसी भी नेता के रैली में चले जाते हैं, मुर्गा भात के लालच में, 500 के लालच में, 1000 रुपया के लालच में, कभी मोदी का झंडा ढोते हैं, कभी नीतीश का, तो कभी लालू का, तो कभी जनसुराज का। किसी का झंडा नहीं ढोना है। ये मांगने वाले लोग हैं, वोट मांगने वाले नेता है, और हम देने वाले हैं, उनसे ज़्यादा पावर हमें है। इसलिए अपनी पावर को समझो। और बिहार के लोग पता नहीं क्या हो गया है, किस तरह से मानसिक रूप से बिहार के लोगों को गुलाम बना रखा है। अरे भैया, तुम नेता के पीछे घूमोगे तो तुम्हें क्या दे देगा? तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 हज़ार रुपया दे देगा, उससे तुम्हारी जीवन कट जाएगी। लेकिन इस नेता के छाती के पे चढ़ के अगर ये बोलोगे तुम हमें बिहार में इंडस्ट्री लगा के दो, हमें बिहार में रोजगार की व्यवस्था करके दो, बिहार में तुम हॉस्पिटल की व्यवस्था करके दो, तो वो नेता सत्ता में रहे ना रहे, वो हॉस्पिटल, वो इंडस्ट्री, वो फैक्ट्री तुम भी यूज करोगे, आप भी यूज करोगे, आपके बच्चे भी यूज करेंगे, आने वाली पीढ़ी यूज करेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, नेताओं के पीछे चल देते हैं 2,000, 5,000, 10,000 की लालच में। किसी के पीछे नहीं घूमना है, ना ही किसी भी नेता को कोई भाव देना है। ये नेता दीमक की तरह हमारे और आपके समाज को खा रहा है। इसलिए उन नेताओं को ही देना है वोट जो आपको बिहार में ही रोजगार दे, बिहार में ही अच्छी एजुकेशन सिस्टम बना के दे, बिहार में अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था करके दे, बिहार की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करके दे। उन नेताओं को ही अपना ये बहुमूल्य वोट देना है। एक वोट की कीमत है, और उसकी कीमत इतनी है कि ये नेताओं के 2,000, 5,000 नहीं तय कर सकती है कि इसकी कीमत आखिर है कितनी। ये बहुमूल्य वोट है, इनका कोई मोल नहीं है, कोई इसकी कीमत नहीं लगा सकता है, इतना ज़्यादा इस एक वोट की कीमत है। इन नेताओं, जैसे हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हमें हमारी कंपनी या कहीं भी किसी के यहाँ लेबर ही में ही काम करते हैं, या कहीं पे कोई नौकरी करते हैं, तो हमें सैलरी मिलती है, 1 महीने के बाद हमें सैलरी मिलती है। वैसे भी इन नेताओं को भी सरकार सैलरी देती है काम करने के लिए। और ये नेता करते हैं क्या, हमसे घूस लेते हैं, जो सरकार की तरफ से फंड आती है उसमें घोटाला करते हैं। अरे भाई, जब तुम्हें काम करने की सैलरी मिल रही है तो तुम घूस क्यों लोगे, तुम उसमें घोटाला क्यों करोगे? ये बात हमें पूछना होगा यहाँ के नेताओं से, बिहार के नेताओं से। और हमें एक जागरूक रहना होगा अपने वोट के लेकर के, हमें हर किसी को एकजुट रहना होगा इस चीज़ को लेकर के कि भाई हाँ, ये फंड आया है बिहार में, इतनी फंड आया है बिहार में, इसका तुमने कहाँ यूज किया है, इसका जवाब दो। अगर जवाब नहीं देता है तो उससे लात मार के उस नेताओं को सत्ता से बाहर निकालो। क्योंकि उनको उस काम करने के लिए उसे सरकार सैलरी देती है। 10,000, 15,000 सैलरी लेने वाले ये प्रतिनिधि 5 साल के अंदर करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन हम वोट देने वाले आम जनता और ज़्यादा बद से बदतर स्थिति हो जाती है। इस बात को समझिए आप लोग। बाकी आगे आप लोगों की मर्जी, जात पे नाम वोट देना है कि विकास पे वोट देना है। अभी मतलब ऐसे ही फ़ोन चला रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, तो एक रील आ गया। एक दादी जी से एक पत्रकार पूछ रही थी कि इस बार आप वोट किस मुद्दे पे दीजिएगा, विकास के नाम पे दीजिएगा कि जात के नाम पे दीजिएगा? तो वो दादी उनको बोली, विकास कौन जात है, बताइए जाति
जातीयता बिहार के लोगों के दिमाग में किस हद तक बैठ गई है। पूछ रहा है जात के नाम पे वोट दोगी कि विकास के नाम पे वोट दोगी, तो वो पूछती है जब विकास कौन जात है। इस बात को समझिए कि जातीयता बिहार के लोगों के दिमाग में किस तरह बैठ गई है। इसलिए जाति ना जात पे ना मुर्गा भात पे वोट देना है। इस बार वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए, बिहार में रोजगार के लिए और बिहार में अच्छी स्वास्थ्य, सड़क, अस्पताल के लिए वोट देना है। जो बिहार में इंडस्ट्री लगाएगा, जो बिहार के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेगा, उसे वोट देना है। अभी हमारे आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आप एक बार भी स्कूल में ये नहीं बोलने जाते हैं कि हाँ मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हो, हमारे बच्चे की स्थिति क्या है, स्तर क्या है, ये पढ़ने में कैसा है, ये कभी नहीं पूछने जाते हैं। लेकिन वही जब ऑर्केस्ट्रा की नाच आ जाएगी ना, तो भर रात भर आप लोग जाग के वो ऑर्केस्ट्रा का नाच देखोगे, दारू पियोगे, लाठी लेके हो करोगे। लेकिन ये कभी नहीं पूछने जाओगे मास्टर साहब से कि हाँ मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हो बच्चे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे मास्टर 12 बजे आ रहा है कि 3 बजे आ रहा है, ये कोई नहीं देखने जा रहा है। जाता है विद्यार्थी, हमारा आपका भाई बहन स्कूल में पिलवा वाला खिचड़ी खाता है, घर आ जाता है, और हम आप लोग ना मास्टर को कुछ बोलते हैं, ना ही उस पर ध्यान देते हैं। अरे भाई, उन बच्चों के ऊपर हमारे आपके टैक्स के पैसे से वो स्कूल बना हुआ, हमारे आपके टैक्स के पैसे से इन मास्टरों को कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, उनको सैलरी मिलती है हमारे आपके टैक्स से। हम जो चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, जो भी एनीथिंग कोई भी सामान खरीदते हैं, उन सब पे हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और उन टैक्स के पैसों से इन लोगों को सैलरी मिलती है। तो हम क्यों नहीं पूछे? हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा पैसा जा रहा है सरकार के पास, और उन पैसे से इन लोगों को सैलरी मिल रही है। तो ये तो हमारा आपका फर्ज बनता है ना इन अफसरों से पूछने का कि भाई क्या कर रहे हो, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तुम यहाँ ये काम करो, वो काम करो। जब तक हम नहीं जागरूक होंगे, हम अच्छे से अपनी कदम को नहीं उठाएंगे अच्छी चीज़ों के लिए, तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। इसलिए जगिए, अपनी ताकत को समझिए। और बिहार के लोग, पता नहीं, मुझे पता है बिहार, लोग कहते हैं कि बिहार से इसलिए लोग पलायन करते हैं कि बिहार के लोगों के पास स्किल नहीं है। उसको मतलब स्किल मतलब आम भाषा में समझिए तो मतलब कि जैसे किसी को बाइक ड्राइविंग आती है तो ड्राइविंग एक स्किल हुआ, किसी को मकान बनाना आता है तो वो एक स्किल हुआ। तो वैसे ही बिहार के लोगों को जब तक स्किल नहीं है तब तक पूरा देश कैसे बिहारियों को बदौलत चल रहा है। बिहार के लोगों के पास स्किल है लेकिन उसे वो व्यवस्था नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, वो गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि वो बिहार में ही अपनी रोजी रोजगार करे, बिहार में ही वो ड्राइविंग करे। बिहार के लोगों के पास पूंजी नहीं है। और ये पूंजी क्यों नहीं है? जैसे गवर्नमेंट की बात ये भ्रष्ट अधिकारी लोग नहीं मान रहे, वैसे ही बैंक नहीं मान रही है। आप अगर बिहार से बाहर रहते हो और वहाँ पे अगर आपने अपनी पहचान बना ली है, अपनी वहाँ का, अगर आप मान के चलिए आप बिहार से बाहर पंजाब जाकर रहते हो और पंजाब का आपने वोटर लिस्ट बना लिया, प्रॉपर आप पंजाब में बस गए, तो आप अगर पंजाब में कोई रोजगार करोगे तो बैंक आपको लोन देगी रोजगार करने के लिए, और बिहार में आप रोजगार करोगे तो बैंक लोन नहीं देती है। तो ये क्यों नहीं देती है? क्योंकि बैंक को वो मतलब सिक्योरिटी नहीं मिल पाता है, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए बैंक हमारे आपको लोन नहीं देती है। बात ये है। और बिहार से बाहर आप कहीं भी रोजगार करोगे तो बैंक आपको लोन देगी। अगर आप बिहार से बाहर के किसी भी स्टेट में रहते हो और बिहार के लोगों को लोन नहीं मिल पाता है तो कहाँ से होगा? और लोन नहीं मिलता है तो वो पैसा जाता कहाँ है? अगर भाई हम जमा करते हैं पैसे से बैंक में, तो हमें तुम लोन नहीं दे रहे हो, तो भाई तो हमारा पैसा कर क्या रहे हो? तो वो पैसा होता ये है कि वो पैसा यहाँ के हमारे आपके मेहनत के कमाई जो बैंक में जमा करते हैं, वो बैंक वाले यहाँ से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करता है और वहाँ के लोगों को वो उन पैसों से लोन देता है, और वहाँ पे उद्योग धंधे लगाते हैं लोन लेकर के वहाँ के लोग सब। बता सकते हो, सिर्फ बिहार से मजदूर का ही नहीं पलायन हो रहा है, बिहार से हमारे आपके मेहनत के पैसों का पलायन हो रहा है। बिहार में पढ़ने वाले जो
पढ़ने के लिए स्टूडेंट जाते हैं उसका पलायन हो रहा है, मजदूर का पलायन हो रहा है। जो रोजी रोजगार करना चाहते हैं, जिसके पास स्किल है, वो बिहार में नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है और बैंक उसे लोन नहीं देती है उसके स्किल के बदौलत, जो वो वहाँ पे अपना कोई उद्योग धंधा लगा पाएगा, अपना कोई छोटा मोटा रोजगार कर पाएगा। इसलिए हमें और आप लोगों को जागरूक होना होगा अपने प्रति। आप लोगों का तो समय बीत गया, अब हम लोगों का समय आ रहा है। हम लोग युवा हैं और हम लोगों को इन चीज़ों के लिए एकजुट होकर खड़े होना होगा कि भाई हमें रोजगार चाहिए बिहार में, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए बिहार में, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए बिहार में। इस चीज़ के लिए हमें गवर्नमेंट को, यहाँ के नेताओं को, प्रतिनिधियों को ये मजबूर करना होगा कि तुम अगर जब तक हमें ये सारी व्यवस्था बिहार में नहीं दोगे तब तक हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। और आप लोग बोलोगे कोई कैंडिडेट ही नहीं सही है, किसको वोट दे? अरे भैया, वोट डालते टाइम उसमें नोटा का भी ऑप्शन रहता है। नोटा दबाओगे ना, जितना उस कैंडिडेट के सपोर्ट में वोट आता है उससे अगर ज़्यादा नोटा कि अगर आप लोगों ने दबा दिया, नोटा को वोट मिल गया, तो पार्टी को वो कैंडिडेट चेंज करना पड़ता है। पार्टी दूसरी कैंडिडेट उसके जगह देती है। अगर वो कैंडिडेट आपको सही लगे तो आप उसके सपोर्ट में वोट कीजिए, अदरवाइज कैंडिडेट सही ना लगे तो आप नोटा दबाइए सीधा। हमारे आप और 20-20 साल तक किसी भी नेता को सत्ता में नहीं रहने देना है। 5 साल नेता 5 साल के लिए चुना जाता है, 20 साल 25 साल 15 साल के लिए दामाद चुना जाता है। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बार के इलेक्शन में अपने लिए नेता चुने और 5 साल के लिए नेता चुने, न कि 20 साल 25 साल के लिए कोई दामाद चुन के लाए। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं और थोड़े कड़े शब्दों का भी उपयोग कर रहा हूं। आप लोगों को भले ही मेरी बातों का बुरा लग रहा होगा, वो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन अपने लिए नेता ही चुने, न कि दामाद चुने। नेता 5 वर्षों के लिए होता है और चुनाव की प्रक्रिया 5 वर्षों के लिए होती है। हर एक 5 वर्षों के चुनाव होता है। आपको कैंडिडेट ना ठीक लगे, आपका कैंडिडेट काम नहीं किया है तो उसे लात मार के भगाइए, और जो कैंडिडेट आपको लग रहा है काम करेगा आप उसे जिताइए। नेताओं के मन में ये डर पैदा करना होगा कि हम इसके लिए काम नहीं करेंगे, ये जनता हमें वोट नहीं देगी। इसलिए बाकी आगे आप लोगों की मर्जी। ठीक है, राम राम।